नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके सामने सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न टॉप 30 लेके आई हूँ। आप इन्हें देखिएगा। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, टाइम बहुत कम है तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू है जितने भी और टॉपिक्स जो थे वो सारे कवर अप कर लेंगे। पेडागोजी मैंने ख़त्म ही कर दिया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसमें टॉप 30 क्वेश्चंस हैं और अब ऐसे आते रहेंगे ताकि हम जो है रिवीजन कर देंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे और इस तरह से हम लोग जो है बहुत अच्छा मार्क्स 6 to 8 में भी पा जाएंगे। और इसके बाद 1 to 5 के लिए भी कुछ वीडियोज़ में बनाऊँगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी दिया हुआ था, जिसने पढ़ा होगा वो इसका आंसर दे देगा कि मानाकी पर्वत जो हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है, ये निम्नलिखित में से किस में स्थित है। जो मैंने पहले वीडियो बनाए थे उसमें ये क्वेश्चन भी मैंने पहले का दिया हुआ है। तो इसका क्या क्या ऑप्शन है कि आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रशांत महासागर होगा। तो देखिए, प्रशांत महासागर में ही ये जो मानाकी पर्वत है जो हवाई द्वीप है सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है, बट इसको कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि वो नीचे है। सेकेंड क्वेश्चन है कि विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पहले जो मैंने जितने भी वीडियोस बनाए थे सोशल स्टडी के उसमें भी इन सब का मैंने जिक्र किया एनसीईआरटी पढ़ा के। तो आप जो है उन सबको भी देखिएगा, फिर आप क्वेश्चन को कर लेंगे। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो बोल रहा है कि जो विनय पिटक है वो ग्रंथ है वो अभिलेखित करती है बौद्ध के नियम को, जैन धर्म की शिक्षाओं को या वैदिक कर्मकांड को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, बौद्ध के नियमों को। यानी कि अगर पूछा जाए कि जो विनय पिटक है वो किस चीज को अभिलेखित करती है तो वो बौद्धों के नियम को अभिलेखित करती है। तो ये हम लोग ने विनय पिटक में पढ़ लिया। देखिए जितने भी इसमें टॉप जो 30 क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बस आप सब क्वेश्चंस को देखते रहिए। पटवारी मैंने पढ़ाया था क्लास 6 में सिविक्स में, उसी से क्वेश्चन की पटवारियों यानी लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है। ए है कि संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का SHO, बी है ग्राम पंचायत का सरपंच, सी तहसीलदार है या फिर डी जिलाधीश है। तो देखिए मैंने क्या बोला था कि इसका जो है लेखपाल यानी पटवारियों के कार्य की जो देखभाल है वो तहसीलदार करता है। मीन्स ही सुपरवाइजर्स ऑल द वर्क्स ऑफ पटवारी, दैट इज ऑल्सो नोन एज लेखपाल। मतलब कि पटवारी या लेखपाल का ये सुपरविजन करता है एज अ सुपरवाइजर। कौन? तहसीलदार। तो ये हमारा जो है वो तीसरा क्वेश्चन है। आते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन पे। वो है कि अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है। देखिए इसी के जैसे एक और क्वेश्चन आएगा लेकिन वो थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो उस क्वेश्चन पे और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये बोल रहा है कि जब अधिक गहराई में अगर कोई खनिज है उसको स्थित है और उसका एक्सट्रैक्शन करना है तो उससे पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। तो उस खनन को क्या कहा जाता है। तो क्या है? प्रवेधन है, विवृत खनन है, उत्खनन है या कूप की खनन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि कूप की खनन। तो ये इसका आंसर है। ये देखिए ये इतनी अच्छे क्वेश्चंस है कि आप लोग एक बार देख के भी जाएंगे तो मोस्टली होता है कि ऐसे क्वेश्चंस हो आते हैं। लद्दाख में पाया जाना वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जाता है वो किसका उदाहरण है। ए भंडार संसाधन का, बी वास्तविक संसाधन का, जो सी वास्तविक संसाधन का, बी निक्षेप संसाधन का या डी संभाव्य संसाधन का। ये जो है ये रिसोर्स है क्लास 8th में है। तो ये बोल रहा है कि जो लद्दाख में पाया जाने वाला जो यूरेनियम है वो संभाव्य संसाधन है, यानी कि वो अभी अवेलेबल नहीं है बट हम फ्यूचर में उसे मान रहे हैं कि इट विल बी अवेलेबल और उसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा यूरेनियम जो लद्दाख में पाया जाता है वो संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। उसके बाद से देखिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म जाल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो जो भी गर्म जो जल है उसके झरने जो है वो किसके परिणाम स्वरूप ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो किसके है? तो पवन ऊर्जा के, सौर ऊर्जा के, भूतापीय ऊर्जा के या ज्वारीय ऊर्जा के। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि गर्म जल के झरने भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी फॉर बैट हो जाएगा, यानी बी भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। तो ये जो है ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाइएगा, गो थ्रू करिएगा, आपको सारी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। बहुत आप आराम तरीके से बहुत फनी वे में आप सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे। वीडियो बिल्कुल बड़ा नहीं है तो स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई
जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे। तो ए है कि मलमल या मसलिन जिसको कहा गया है, बी है फुटकर माल या पीस गुड्स, सी है मसाले या फिर डी है सूती कपड़े। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद है कैलोके के नाम से जानी गई और जिसे पुर्तगाली जो है वो भारत से यूरोप लेके चले गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि सूती कपड़े। सूती कपड़े को ये लोग क्या बोलते थे, कैलिको के नाम से जानी गई। तो ये हमारा जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ना एक अलग बात होती है, लेकिन जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो हम उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं तो हमें और चीजें याद हो जाती हैं। ये देखिए लिखा हुआ है दक्षिण भारत में, ना कि भारत में। ये बहुत लोग क्वेश्चन सोचेंगे कि ये भारत का क्वेश्चन है, इस पे गांधी जी मार दीजिए। देखिए क्या लिखा है कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के बहुब्रीद राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पोटी श्री रमलू या सी राजगोपालचारी। तो बोल रहा है कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के कौन बहुब्रीद राष्ट्र नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सी राजगोपालचारी। क्यों? क्योंकि हम लोग ने अगर इधर बात की जाए तो अब हम लोग ने पढ़ा था कि दांडी मार्च शुरू हुआ था और नमक सत्याग्रह ये सारी चीजें हुई थी, लेकिन ये दक्षिण भारत की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ओके, ए है कि अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पे अधिक बल दिया। बी है अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। या फिर सी है औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीय के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। या फिर डी है कि पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पे अधिक बल दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पे अधिक बल दिया। तो ये इसका आंसर है यानी ए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने ये निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और इनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। तो ए है हेस्टिंग है, बी कार्नवालिस है, सी केनिंग है या डी डलहौजी है। ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है ये बोला गया कि बहादुर शाह जफर के बाद जो आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद अब कोई वंशज बादशाह नहीं कहलाया जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो सी है यानी कि लॉर्ड केनिंग इनके हिसाब से था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रामाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि? तो अब देखते हैं कि क्यों उनको इस उपाधि से नवाजा गया। क्योंकि उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ेगांव में एक मिशन स्थापित किया। उनके मिशन ने विविध विधवाओं और गरीब महिलाओं को केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, अपितु व्यावसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा दी। या फिर सी उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। या फिर डी, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पढ़ना लिखना ये इतना पॉसिबल नहीं था और उन्हें इतनी बड़ी उपाधि हासिल की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो बोल रहा है कि ये इसका जो राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं कि अलवर्दी खान, नादिर शाह, मुर्शिद कुली खान या निजाम उल मुल्क असफ जा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा यानी कि मुर्शिद कुली खान। वो उनके नेतृत्व में जो बंगाल है जब 18वीं सदी की बात कर जाती है तो वो धीरे धीरे जो है वो जो मुगल है उनके मुगल के नियंत्रण से वो अलग हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुर्शिद कुली खान यानी सी ऑप्शन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंच वाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है। तो देखिए रविदास के, कबीर के, मीराबाई के या फिर गुरु नानक के। तो बीजक के रूप में जो है वो कबीर जी के जितने भी विचार थे उनको पंचवाणी और बीजक के रूप में संरक्षित किया गया। तो इसका जो इसका आंसर जो है वो सबको पता होगा, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कबीर हो जाएगा। अब देखिए ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसे जब पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ ये आया हुआ है, और इसे आप ज़रूर इसे एक बार जो है इसको जब आप गो थ्रू करोगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आने लगेंगी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की गढ़ कटिगा के गौड़ राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गढ़ कटिगा है
तो ये राज्य केवल नगरों से बना था, ये कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना, या फिर सी यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को गढ़कटंगा है, गढ़कटंगा जो है वो गौड़ एक समृद्ध राज्य था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सॉरी वो कट गया है, लेकिन उस जगह का नाम है गढ़कटंगा, और जो कि एक समृद्ध राज्य था और इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उनके दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ना कि ए, बी या डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुप्रयुक्त वर्णन है। तो यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, या फिर ये गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, या फिर डी ये सभी पक्षों को सम्मिलित करता है। तो कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। तो यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। यही जो स्टेटमेंट है वो इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग को हमेशा पढ़ के जाना चाहिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लेंगे और वो सारी भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है, क्योंकि यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे बल देता है, बिल्कुल नहीं। ये मानवीय मूल्यों में अंतर विरोध की गई स्थिति प्रस्तुत करता है, या फिर यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है, या कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। तो बोल रहा है कि के अनुसार सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है अपनी लोकप्रियता खो रहा है, क्योंकि ये मानवीय मूल्यों में अंतर विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ना कि ए, सी या फिर डी। तो ये देखिए छोटे छोटे प्रश्न है। उसके बाद से आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब मैंने पेडागोजी पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि जो सोशल स्टडी है हम उसे सोशल साइंस भी कहते हैं, और उसके रीजन भी बताए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, ये पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है, या फिर इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है, इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है, या फिर डी ये सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। तो इसका जो है कि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये है। उसके बाद से देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तों का प्रयोग करते हैं, वृत्तांतों का प्रयोग करते हैं, दिए गए विकल्प में से सबसे उचित कारण को चुनिए। तो ये दिया हुआ है कि कक्षा को मनोरंजन एवं सजीव बना सके, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके, या फिर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सके जिससे वह उचित आदर्श का पता कर सकें, या फिर कक्षा को मनोरंजक एवं सजीव या पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सके। तो ये है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी है, यानी कि अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके। क्योंकि जब भी कोई कॉन्सेप्ट होगा उसको हम जब रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ते हैं तो वो सारी चीजें हम समझ में आती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है निर्वाचित प्रतिनिधि का, देश के प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करता है, लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, फिर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। उसके बाद से देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जब भी इनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब इसे पढ़ के जाना चाहिए, ताकि हमें क्वेश्चन में बहुत आराम मिलेगा जब हम हुआ करेंगे। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। अब देखिए मैंने जब पेडागोजी पढ़ाया था तो मैंने कंटेंट भी सोशल स्टडी का पढ़ाया था, पेडागोजिकल इश्यूज ऑफ सोशल स्टडी के अंदर। तो उसमें मैंने सब्जेक्ट बताए थे कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आता है। तो वहीं बोल रहा है कि सामाजिक एवं राजनीतिक के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित हो। देखिए तो अर्थशास्त्रीय व इकोनॉमिक्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अर्थशास्त्र हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ना कि मनोविज्ञान और कुछ और नहीं। उसके बाद से देखिए दिया हुआ है कि तानाशाही के संदर्भ, तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप, यानी हम उसमें अगर किसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं तो वो हिटलर का है। तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। तो तानाशाही में शाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, वाह ये बिल्कुल
और उसके बाद से बी देखते हैं कि तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते, या फिर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, यही हो जाएगा। तो उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? तो देखिए, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई जो है वो लघु आकार का उदाहरण है। हम लोगों ने पढ़ा भी था कि एंशिएंट इंडिया में भी हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें भी सारे कल्चर और इन सब को पढ़े थे, तो उसमें जो है हमने पढ़ा था कि बहुत लोग जो है वो बास्केट वेविंग और सारी चीज़ें करते हैं, तो वो जो है वो लघु आकार के उसमें आता है उद्योग के अगर प्रकार की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें हैं। टोकरी बुनाई हो गई, सूप ओप, ये सब हो गया, इसमें ये स्मॉल वे ऑफ जो इंडस्ट्री है वो उसमें आ जाती है। उसके बाद से देखिए, अब हमारा अगला प्रश्न है कि सुनहरी जरी, ये तो आपने नाम सुना होगा, निम्नलिखित में से किसका एक किस्म है? तो सिल्क का, जूट का, सूती वस्त्र का या नायलॉन का? तो सुनहरी जरी, बहुत लोग जरी की साड़ियाँ पहनते हैं तो ये पता होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। कुछ लोग सोचेंगे कि सूती वस्त्र, कुछ लोग सिल्क या नायलॉन में से कर सकते हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि जूट। सुनहरी जो जरी है वो जूट का एक किस्म होता है, तो इसका प्रयोग होता है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी, यानी जूट। ये सारे प्रश्न हैं, मैं टॉप 30 देते रहूंगी, कभी टॉप 10 दूंगी, टॉप 5। आप एकदम जाइए, उसे देखिए, उसे याद कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, या फिर भूपृष्ठ पे लोगों के फैलने का स्वरूप, सी है किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, या डी है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है कि पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो ये मेरे प्रयास हैं जो आपको, मैं चाहती हूँ कि जब आप अपना पेपर देने जाएं तो मेरे अनुभव, मेरे प्रयास जो छोटे छोटे है कंट्रीब्यूशन, वो आपको बहुत मदद करे। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक पिछले वाला क्वेश्चन था, तो वो निचले सतह की बात कर रहा है, लेकिन ये बोला कि पृथ्वी के सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसमें भी देखिए, इसमें भी ऑप्शन में कूपकी खनन है, और उसके बाद से विवृत खनन है, कूपक है, या आखनन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि जो पृथ्वी की अगर सतह के निकट अगर कोई खनिज है उसको बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो आखनन हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन को मैंने रखा, ताकि आपको जो है, हो सकता है आप कंफ्यूजन हो कि आप इसका जो है कूपकी खनन मार देते, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो सी है, आखनन है। यही छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं क्वेश्चंस के। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आई थिंक, मुझे लगता है बहुत लोगों को पता होगा कि निम्नलिखित के सही जोड़ियां बनाइए निम्नलिखित की। तो देखिए, वनस्पति के प्रकार हैं, इधर पौधों की जनजाति है, इससे जरूर एक क्वेश्चन आता रहता है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो ए बी सी डी दिया हुआ है, तो आप देखिए इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ये ए हो जाएगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में महोगनी होती है, उष्णकटिबंध पतझड़ वन में बबूल होता है, साल होता है, कटीली झाड़ियों में सी यानी सेकंड होता है, तो बबूल हुआ, और मैंग्रोव वन जो हुआ वो सुंदरी में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? तो अगर आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सभी धर्मों के बुनियादी एकता या फिर वहादत ए दीन, तो आपको ये जो सेंटेंस है, ये वर्ड जो है, ये आपको याद होना चाहिए कि वहादत ए दीन की हिमायती के कौन थे बुनियादी एकता के? तो उनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो मौलाना आज़ाद हो जाएगा। तो देखिए, और ऑप्शन क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना है, बाजी मोहम्मद है, सैयद अहमद खान है। तो जो सी है वो मौलाना आज़ाद इसका राइट आंसर है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद से देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहुवृद्ध गांधीवादी नेता पोटी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पे बैठे थे? अब आपको ये पता नहीं होगा कि किसके बैठे थे, तो इसका जो ऑप्शन पढ़ते हैं कि तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी केरला, या फिर डी आंध्र प्रदेश। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी आंध्र प्रदेश है, क्योंकि ये जो बहुवृद्ध
वयोवृद्ध जो गांधीवादी नेता है, जो पोटी श्रीरामुलु है, वो जो थे वो चाहते थे कि भाषाई जो विभिन्नता है उसके आधार पे इन्होंने आंध्र प्रदेश में का डिवीजन के लिए उन्होंने ये हड़ताल पे गए थे। कब? भूख हड़ताल पे 1952 में। उसके बाद से देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के सही जोड़ियां बनाइए। तो आंदोलन या संगठन है, इधर सुधारक है, तो ब्रह्म समाज, तो ए देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का फोर्थ, यानी ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन सुधारक है। उसके बाद से बी का जो है वो थर्ड है। बी देखिए युवा बंगाल आंदोलन का थर्ड है, हेनरी लुइस विवियन डिर्जियो है। उसके बाद से सी का फर्स्ट है, यानी रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद है। और अलीगढ़ आंदोलन का डी का यानी सेकंड है, तो सैयद अहमद खान। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो गई। यानी ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन। अब देखिए, भारत को समुद्री रास्ते पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था। तो इन नाविकों में से किसने भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था? तो वास्को डी गामा, जुएनजंग, फाजीन या फिर क्रिस्टोफर कोलंबस। कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज होके हो सकता है वास्को डी गामा पे मार दे। इसका जो राइट आंसर है वो सी है, क्रिस्टोफर कोलंबस। वही एक नाविक थे जिसने जो भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए, जो भारत का जो समुद्री रास्ता था उसको पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर जो है वो अटलांटिक महासागर पार करके आए थे। तो